हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले ही 2 वीडियो कंप्लीट कर रखा है। आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लो या फिर सर्च कर लो क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 बाय गौतम सर। ठीक है, मैं दिख जाऊँगा आपको। चलिए, तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ अल्केमिस्ट के द्वारा, मतलब कुछ पुराने केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों को कैसे कैसे तो खोजा गया था। खोजने के बाद उन लोगों ने छुपा के कुछ सिंबल भी दिया था, उस सिंबल को देखा था। फिर हम लोगों ने अंग्रेजी सिंबल को देखना शुरू किया। अंग्रेजी सिंबल में पहला मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया था। अब बचा हुआ यहाँ पे, इसमें देखिए दिया हुआ है कि और भी कुछ संकेत, जैसे कि देखिए पहले तो हम लोगों ने बी फॉर बोरॉन को सेट कर दिया, लेकिन बाद में हम लोगों के पास एक और हमारे पास एलिमेंट आया जिसका नाम था बेरियम। अब बी से तो बोरॉन को हम लोगों ने कर लिया था याद, तो अब बी से फिर से बेरियम कैसे करते, तब एक के बाद दूसरा लेटर लेना शुरू कर दिया। तो हम लोगों का बेरियम BAR होता है ना, तो BA का BA ले लिए हम लोग, बेरियम का BA हो गया। उसी तरह से कार्बन के लिए हम लोगों ने C का इस्तेमाल तो पहले ही कर लिया था, और फिर से कैल्शियम के लिए तो C का इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, तो CAL कैल्शियम होता है ना, CAL, तो CA का ले लिया गया यहाँ पे कैल्शियम। उसी तरह से बिस्मथ, हम लोगों ने B से बोरॉन को तो कर लिया था, इसीलिए बिस्मथ को BI से लिखा, ब्रोमीन को BR से लिखा, सिलिकॉन को SI से लिखा। ये सब जब हम लोगों ने के मतलब पहले तो एक लेटर के आधार पे बनाया एलिमेंट के सिंबल को, फिर से सिंबल बदलने की ज़रूरत पड़ गई, इसीलिए बोले नहीं बदलेंगे नहीं, अब जो है यही तरीका सही है। लेकिन अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा, पहले एक लेटर लेते थे, अब 2 लेटर लीजिए, और फ्यूचर में दिक्कत हुआ तो 3 लेटर भी लेना पड़ा है। आप लोग लास्ट वाला जो भी हाल फिलहाल का जितना देखिए 3-3 लेटर भी है उसमें। तो अब देखिए इसको हम लोग सिंबल में, यहाँ तक अंग्रेजी में चलो तब तो ठीक था, लेकिन आप लोग जानते होंगे सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K होता है। अब सोडियम का या तो S रख देना चाहिए था या तो SO रख देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो Na है, याद करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम का जड़ यहाँ पे है लैंग्वेज। लेटिन लैंग्वेज जो होता है, लेटिन भाषा के अनुसार से अलग नाम दिया गया है ना। लेटिन में हम लोग सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। हम लोग तो नहीं, जो लेटिन के लोग होते हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, है ना। सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है। अब नेट्रियम के लिए वो लोग अपना Na का इस्तेमाल किया, देखिए Na से नेट्रियम। उन लोगों ने भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया, लेकिन लेटिन वाले मतलब भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन लेटिन भाषा का। अब हम लोगों को वो बाद में मिला सोडियम, इसीलिए उन्हीं लोगों का चलो भाई तुम लोगों ने खोजा, हम भी तोहड़े पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। इसीलिए सोडियम का लेटिन नाम नेट्रियम होता है, इसीलिए Na लिखा जाता है। उसी तरह से पोटेशियम का कैलियम होता है, इसीलिए K लिखा जाता है। कॉपर का क्यूप्रम होता है, इसीलिए Cu लिखा जाता है। फेरस आयरन का होता है फेरम, है ना। गोल्ड का होता है ऑरम। ये याद रखिए, लेटिन का जितना भी है ना, लास्ट में UM रहता है, कॉमन है ये चीज़, है ना। लेटिन वाले में UM फिक्स है, हमेशा लास्ट में अम होगा, है ना। जब नेट्रियम हो जाए, केलियम हो जाए, ऑरियम हो जाए, अर्जेंटम हो जाए, है ना, अम लास्ट में अबे करेगा। सिल्वर का इसी तरह अर्जेंटम होता है, और गोल्ड का ऑरियम होता है। सिंबल होता है गोल्ड का AU, इंपॉर्टेंट है ये सारा सिंबल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चा कॉपर में CO मार देता है, CO से कॉपर समझ लेता होगा, लेकिन नहीं, कॉपर का यहाँ पे हमारा Cu होता है, क्योंकि क्यूप्रम उसको लैटिन में बोला जाता है। सोना चांदी का तो याद ही रख लीजिएगा। बच्चा लोग को जब दूसरा तीसरा में बच्चा होता है तो टीचर लोग कैसे सिखाते हैं, अरे सिंबल ने याद करना है, तो हम बोलेंगे AU सोना लाओ। क्या बोलेंगे, AU सोना लाओ, यानी गोल्ड का क्या होता है, सोना, AU। तो आप क्या कहिए, AG नहीं चांदी है हमारे पास, AU सोना लाओ। AU माने सोना हो गया, गोल्ड हो गया। AG नहीं, हमारे पास चांदी है। AG हमारे पास चांदी है, यानी सिल्वर है। तो बचपन में ऐसे याद करते होंगे, नहीं सर हम तो यही नहीं याद करते थे, तो हमारे घर का जो बचवा होता है ना उसको ऐसे ये बताते हैं। चलिए, ये हो गया ना अपना कंप्लीट। तो इसी तरीके से हमारे पास सिंबल आया। जब सिंबल आ गया तब केमिस्ट्री वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उनको अब लिखना बड़ा आसान हो गया, फॉर्मूला बनाना आसान हो गया, अणु परमाणु का व्याख्या करना आसान हो गया। तो सिंबल से बहुत फ़ायदा हम लोगों को हुआ। इतना बड़ा वर्ड नहीं लिख के इतने बड़े कॉपी में काम चला लेते हैं, छोटे से सिंबल से पूरे एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है। ये सब फ़ायदा हुआ सिंबल के आने के बाद। लेकिन जब सिंबल हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ लिया, अब एलिमेंट का मुंडी लड़ाते हैं। मतलब सर कुत्ता का बच्चा है क्या मुंडी लड़ाई है, बचपन में कुत्ता बच्चा मुंडी पकड़ के लड़ाते तो लड़ने लगता होगा, वही हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे।
कौन? वो अनु आपकी दीदी? नहीं, वो दीदी वाली अनु नहीं। एक बच्चा बोला सर मेरे दीदी का नाम अनु है, आप क्यों कहते हैं बार बार? अरे वो दीदी, वो अनु नहीं है। ये परमाणु का जो है ना, 2 परमाणु, मतलब परमाणु का दोस्तियारी करवा दीजिए तो अनु बन जाता है। और वही दोस्तियारी आज पढ़ना है हम लोगों को, अनु यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ये मॉलिक्यूल्स वाला अनु है, ठीक है ना। चलो अब देखो अनु के भाई जी, यहाँ पे अनु की अवधारणा हमारे पास निम्नलिखित है। अवधारणा मतलब होता क्या? उसके बारे में कुछ बताना। चलो बताते हैं। डाल्टन साहब ने क्या बोला था? बेटा तत्व हो या यौगिक हो, सबसे छोटका जो कण होगा ना उसको परमाणु कहेंगे। लेकिन आपको भी पता है डाल्टन बाबू का कोनो बात तो चला नहीं, इसीलिए हम लोग ना यौगिक का छोटका कण डाल्टन के अनुसार माना गया था परमाणु। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एवोगाड्रो, बहुत क्रांतिकारी साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही मोल गिनना सिखाया, भी बताते हैं कैसे। एवोगाड्रो साहब ने पहली बार यौगिक का सबसे छोटा कण जो होगा उसको हम लोग अणु बोलेंगे, एवोगाड्रो साहब ने आके हमें बताया। उसी समय से हम लोग अब यौगिक के छोटे कण को अणु कहते हैं और तत्व के छोटे कण को परमाणु कहते हैं। अब अणु तो हो गया, क्या अणु का कुछ विशेषता भी है? तो अणु का बहुत सारा विशेषता है। पहला उन्होंने क्या बताया, अणु का डेफिनेशन क्या दिया? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि कभी भी तत्व मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। कुछ तत्व भी हैं जो बोलता है हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमको सिंगले रहने दो, कोई ब्याह शादी का झंझटे नहीं करना हमारे साथ। उसको भी अभी देखने वाले हैं। सिंगल मॉलिक्यूल्स वाला जो होता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स कैसे कह सकते हैं, सिंगल एटॉमिक वाला जो होता है, मोनो एटॉमिक, अभी उसको देखने वाले हैं। तो हमको एवोगाड्रो साहब ने ऐसे बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है और यह 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से यानी मिलने से बना हुआ होगा। तो यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक पदार्थों का, या ऐसे कहिए यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु होता है जो मुक्त अवस्था में रह सकता है ना। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, या पदार्थ से अच्छा आप यौगिक वर्ड लिखिए तो और भी अच्छा रहेगा। मुक्त अवस्था में रह सकता है, यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बना होगा। जैसे क्या सर? जैसे यहाँ पे देखिए, एगो कार्बन था, वो क्या किया, एगो ऑक्सीजन से दोस्तियारी कर लिया तो बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। सी भी बड़ा ओ भी बड़ा, सी बड़ा ओ छोटा कर दीजिएगा तो कोबाल्ट बन जाएगा, सी बड़ा ओ बड़ा, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस है ना, मर जाता है इसको सूंघने से। सर मर कैसे जाता है? आप लोगों ने पुराने ज़माने में पढ़ा होगा कि कश्मीर में हमारे सेना के साथ एक बंद कमरे में 14 वाला लाश वाला आपने पढ़ा होगा। शायद आप लोग तो नहीं होंगे सर, बच्चे होंगे, बहुत मतलब होंगे भी नहीं आप लोग। बहुत पुराना समय था उस समय ना, फौजी लोगों को आप समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे उन लोगों को ना कोयला रूम में जला दिया जाता है ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उन लोगों का बॉडी गर्म रहे। तो वो लोग क्या किया था, कोयला जला के रात में सो गया, लेकिन पूरा रूम पैक कर लिया था। उस सिचुएशन में क्या हुआ, कोयला जलने पे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरा रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड निकला था और सारा का सारा फौजी मर गया था रात भर में। इसीलिए आप लोग बचिएगा, कभी भी कोयला देखिएगा मार्केट में जाते होंगे, समोसा वाले के पास सुबह सुबह ऐसा धुआं का गुब्बारा उखड़ाता है, वो लोग थोड़ा भी नहीं सोता। एक पैर जिंदगी में नहीं लगाया होगा वो, जितना भी है वो एक पैर जिंदगी में नहीं लगाता है। लेकिन देखिए प्रदूषण सबके बदले अकेले करता है, पैसा भी वही कमाए, प्रदूषण भी वही करे। सोचना चाहिए ना थोड़ा, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस होता है। हाँ, तो हम लोग तो अणु के बारे में ना पढ़ रहे हैं, तो अब वो तो है जो है, लेकिन हाँ जानकारी तो मिला आपको। चलिए अब है कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारा बन गया। इसी तरह से एक बेचारा ऑक्सीजन था, भटक रहा था अकेले, कोई तो मिल जाओ। 2 हाइड्रोजन से दोस्तियारी कर लिया इसने, एक हाइड्रोजन इधर से चिपका, एक हाइड्रोजन इधर से चिपका। अब जैसे ही मिला तो ये बना दिया H2O का एक अणु, H2O का अणु यानी जल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे करके 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या गुण विशेषता भी है। अब भाई कुछ तो बना है, विशेषता गुण तो होगा ही होगा। पहला गुण है इसका, याद रखिएगा, पदार्थ के सभी अणु सदृश होंगे। सदृश मतलब एक ही प्रकार के होंगे, है ना। मुंह का नाक मुंह सब एक के ऐसा लगेगा। इसका नाक पिचकल तो उसका भी नाक पिचकल। सर चाइनीज के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं, नेपाली के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चाइनीज नेपाली नहीं, हम अणु परमाणु के बारे में बोल रहे हैं। एक दिन बोल दिए कि देखना चाइनीज लोगों का आँख छोटा छोटा होता है। एगो लड़का बड़ा खतरनाक कमेंट किया, हमको लगा चाइना से तो नहीं देख रहा है, हिंदी समझने लगा वो लोग। ऊपर से हम लोगों का हिंदी अजबे है। हम लोग देखिए ऐसा हिंदी बना दिए है ना, नर्वस को नर्वसाए देते हैं, है ना, कन्फ्यूज को कन्फ्यूजियाए देते हैं। तो इंग्लिश को तो हिंदी बना दिए हम लोग, वो चाइनीज लोग हमारा हिंदी समझेंगे। मजाक कर रहा है वो लोग। चलिए, तो वो जब बोलते हैं ना, बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए।
पदार्थ के सभी अणु जो होते हैं सदृश होंगे, मतलब एक ही टाइप का होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं जगह भी तो नहीं छोड़ता हूँ यार, ये रहा, ये जल है, ध्यान से देखिए, ये इसमें हमारा जल है, इससे एक अणु यदि निकालते हैं तो ऐसा टाइप का बना हुआ होगा, है ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर से जो एक अणु निकालिएगा, दूसरा अणु जो होगा देखने में एकदम सेम टू सेम रहेगा, कोई मुंह का, नाक, मुंह, आँख का रंग, बाल का रंग कुछ नहीं बदलेगा। आँख मुंह कहाँ से होगा उन लोग, मतलब कि सारा एकदम एक ऐसा देखने में लगेगा। पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, भिन्न पदार्थ के अणु भिन्न होंगे। भाई तो बात है ये है ना, फलनमा का बेटवा फलना में ऐसा लगेगा, चिल्लमा का बेटवा चिल्लना में ऐसा लगेगा। बोले सर इसका मतलब क्या हो, बताइए एक बार बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे ना हमारे पास पानी है, H2O है, यहाँ पे कंटेनर है, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान सुनिएगा। अब क्या H2O का अणु कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का मुंह का नेकेशन होगा? नहीं सर, वो फलनमा का बेटवा है, चिल्लमा का बेटवा है, कहाँ से मुंह का नेकेशन होगा? अब देखिए आप, ये होगा HO और H ऐसा बना हुआ होगा, लेकिन ये जो होगा ये होगा CO और O। अब बताइए एक ऐसा लग रहा है क्या? अब तो इसको पढ़ना, बहुत लोग याद करने लगते हैं, मैं फ़नी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। अब देखिए वही बता दिए कि अणु भिन्न होंगे, अलग अलग होगा ना, भिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ होगा तो उसका अणु भी अलग अलग होगा, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे, फलनमा का बेटवा चिल्लमा का बेटवा, याद रख लेना। अगला क्या है, अणु का गुण पदार्थ के गुण को दर्शाएगा। भाई बात तो है ना, बेटा तो बाप के गुण को दर्शावे न करे, कभी कभी बेटा नालायक निकल जाता है ना। ओसामा बिन लादेन का पप्पा सोच रहा होगा मेरा बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल बने, कभी सोचा होगा? आप ही बताइए। लेकिन बेटवा के बारे में पूरा दुनिया जानता है, ओसामा बिन लादेन, है ना। और सर उस गुंडा का नाम काहे ले रहे हैं? अबे इसलिए ले रहे हैं कि तुम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। एक बार तुम्हारे हाथ में दे देते ना ओसामा बिन लादेन को, पता था क्या क्या करते? कमेंट जरूर करना। कुछ लड़के तो ऐसे भड़क जाएंगे सर उसके बारे में, नहीं मैं नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। जो गंदे हैं वो गंदे हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए, अणु का गुण पदार्थ के गुण को दर्शाएगा, मतलब ये जो अणु होगा इसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, पूरे यौगिक का प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। बात है कि नहीं? अरे है तो लाइक दबाओ ना। हाँ सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे दबा दे। यहाँ देखिए हो गया गुण खत्म, बस 2-3 गुण एक और दे दीजिएगा, यह यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण है। अगला दे दीजिएगा यह 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होगा, वो तो अपने पे डिपेंड करता है, उसी से तोड़ तोड़ के डाल दीजिए इसमें। अगला है तात्विक गुण, सॉरी तात्विक अणु, है ना। तात्विक अणु किसको कहते हैं? वैसा अणु जो तत्वों, एक ही प्रकार के तत्वों से बना हो। जैसे देखिए मैं कहूँगा H2 किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन का अणु और हाइड्रोजन के अणु से बना हुआ है। मैं बोलूँगा O2 किससे बना होगा? ऑक्सीजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु से बना होगा। अच्छा इसी तरह से मैं बोल दूंगा N3, है ना, N3 ये किससे बना होगा? नाइट्रोजन के अणु से बना होगा। N2 समझ रहे हैं ना, जो एक ही प्रकार का, अलग अलग नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, अलग अलग है, लेकिन तात्विक अणु किसको कहेंगे? जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना हुआ हो। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट मारो, इसको हटाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणुकता। परमाणुकता किसको कहेंगे सर? इसको इंग्लिश में एटोमिसिटी कहते हैं। किसको कहते हैं सर परमाणुकता? समझिए, जब भी आप किसी यौगिक को देखते हो उसमें गिनिए के गो मेंबर बैठल है, मेंबर की संख्या को ही परमाणुकता कहेंगे, यानी किसी यौगिक या किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक हमारा पदार्थ है उसका नाम है जल, है ना, एक यौगिक है जिसका नाम है जल। अब देखिए जल बनाते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, सब पता है ना? नहीं पता है तो आप चैप्टर नंबर 2 को पहले बढ़िया से देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 बाय गौतम सर, लिखोगे तो एक ही नंबर पे आएगा। वैसे आपको ढूंढना पड़ जाएगा, बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी का भी देख लो, वैसे मेरा देखोगे तो मेरे तरीके से समझोगे। H2O जो है ना हमारा, H2O एक जल है, एक यौगिक है। अब इसमें क्या गो परमाणु है गिनिए तो देखिए, 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन, यानी कुल मिला के 3 गो। इस यौगिक का परमाणुकता 3 है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं यौगिक, है ना, यहाँ पे लिखते हैं यौगिक, यहाँ पे लिखते हैं अणु की संख्या, यहाँ पे लिखते हैं परमाणु की संख्या, परमाणुकता। मैं तीनों को इसी में, चारों को इसी में ऐड करते चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरा H2O है, H2O है ना, H2O यौगिक है। इसमें अणु कितना है? अणु मतलब जो आगे में लगा हुआ होगा। आगे में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 हमेशा रहता है, तो इसका अणु संख्या 1 हो जाएगा। अणुकता कहिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन परमाणुकता कितना हो जाएगा? देखिए इसमें हाइड्रोजन मेरा 2 पीस है और ऑक्सीजन मेरा 1 पीस है, कुल मिला के हो गया 3 पीस।
है ना। परमाणुकता इसका 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी अणु कितना 1 पीस है, लेकिन परमाणुकता कितना हो जाए, कार्बन का देखिए 1 पीस है, ऑक्सीजन का 2 पीस है, कुल मिला के 3 पीस हो गया। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए हमारा है H2SO4। H2SO4 अणु का संख्या कितना होगा, अरे आगे में जितना लिखा है उतना ही होगा, आगे में 1 है तो इसमें 1 होगा, 1 हो गया। लेकिन इसका परमाणुकता कितना होगा, अब देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इसमें 2 गो है, सल्फर है 1 गो, ऑक्सीजन है 4 गो। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, कुल मिला के 4 2 6 1 7 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मैं अलग अलग कर देता हूँ, नहीं तो पता चले आप कैसे उतार दोगे। वैसे ज़्यादातर बच्चे तो समझदार होते हैं, कुछ बच्चे कम समझदार होते हैं। सर गरीब बोल रहे हैं, गरीब दिमाग के बच्चे दिख रहे हैं आपको। अगला है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अणु तो एक ही है सर, 2 अणु कैसे होता है वो भी दिखाते हैं, जस्ट रुकिए। NaNO3 इसमें सोडियम कितना पीस है देखिए तो Na मेरा 1 पीस है, फिर नाइट्रोजन भी 1 पीस है, ऑक्सीजन 3 पीस है, शायद दिख रहा होगा, ठीक है ना। कुल मिला के देखिए 3 2 5, इसका परमाणुकता 5 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग एक बार ज़्यादा यौगिक के बाद, जैसे देखिए लिखा होगा 2H2O, तो आगे में जितना है ना वो अणु का संख्या हो गया, तो अणु मेरा कितना हो जाएगा, अणु हो जाएगा मेरा थोड़ा सा, अणु मेरा हो जाएगा इसमें 2 पीस, क्योंकि आगे में 2 लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं परमाणुकता, यहाँ पे आप लोग फंसिएगा थोड़ा सा, परमाणुकता थोड़ा सा इसमें गेम खेल लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे, कब पूरा होता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन क्या पीस है, हाइड्रोजन मेरा है यहाँ पे देखिए, बोलिएगा 2 पीस, नहीं, एक अणु जब था तो उसमें हाइड्रोजन कितना 2 पीस था, इस बार अणु 2 है तो हाइड्रोजन 4 पीस, स्वाभाविक बात है। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आगे में जो है ना ये कॉमन वाला होता है, तो 2 एकम 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन इसमें 2 पीस है, 4 2 6 हो गया इसका क्या चीज़, परमाणुकता। देखिए एक अणु में 3 परमाणुकता, 2 अणु में 6 परमाणुकता, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। इसी तरह से आपका लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा होगा, मैं एक बड़ा सा लिख देता हूँ इक्वेशन, उसमें आप देखिए गिन के बताइएगा, लिखा होगा CaCO3। सर क्या इक्वेशन, ये तो साधारण सा ही है। देखिए इसके आगे मैं यदि लगा देता हूँ 2, ध्यान से देखिएगा, अब गिन के बताइए अणु कितना पीस है, तो अणु तो जितना सर आगे में बताए उतना ही होगा। अब देखिए कैल्शियम कितना पीस है, कैल्शियम अब यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, लेकिन हम लगाएंगे क्या आगे कॉमन वाला, तो हो गया 2 पीस। कार्बन फिर आगे वाला ले लीजिए 2 पीस। ऑक्सीजन 3 तो इधर है, 3 दूनी 6 पीस हो गया, ऑक्सीजन 6 पीस हो गया, 6 2 8 2 10 परमाणुकता हो गया इसका, समझ गए ना। एक यदि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण दिया हो तब निकाल लीजिएगा आप लोग। देखते हैं, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ NaOH प्लस में HCl। अब बताइए अणु कितना है इसमें, अणु 1 इधर है 1 इधर है, 1 1 2 अणु हो गया। परमाणुकता अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अलग से लिखिए। देखिए सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5, तो परमाणुकता इसका कितना हो गया 5 हो गया। अब कितना भी बड़ा लिखा होगा सब लिख लीजिएगा ना। अब देखिए मैं इसको मिटा के 1 देता हूँ आपके लिए, आप उसको ट्राई करके हम कमेंट करिएगा सर इसमें इतना परमाणुकता इतना अणु का संख्या है, ठीक है। इसको मिटाते हैं जल्दी ही। इसमें मैंने 2 लिखा, 1 का बना देता हूँ, दूसरा आप बना लीजिएगा, मैं नीचे वाला बनाता हूँ, ऊपर वाला आप बनाइएगा। इसमें बोलेगा अणु का संख्या कितना है, तो कितना बताइएगा। देखिए 4 3 7 हो गया अणु का संख्या, यहाँ लिख देते हैं अणु का संख्या और यहाँ लिखते हैं परमाणुकता। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो रहा है ना, तो आप समझिएगा भारत पर्वों का देश है, यहाँ पे साल भर पर्व ही चलते रहता है। मेरे घर के चारों बगल मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। अब हर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है, तो मैं क्या करूँ यार दोस्तों, इसमें तो माफ़ करना बैकग्राउंड साउंड के लिए। वैसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, मैं इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ताकि उसका आवाज़ ना फीका पड़ जाए, है ना। बलवान के सामने छोटा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। यहाँ देखिए अणु कितना है, तो 3 4 3 7 अणु है। परमाणु कितना है गिन सकिएगा, देखिए 4 4 चौके 16, यहाँ देखिएगा इसी में हो गया 16 प्लस, समझे ना कैसे। 4 तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 और 4 चौके 16, तो 16 और 4 है ना, 16 और 4
ठीक है। अब प्लस इसमें करिए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो है। अब देखिए 16 4 20 6 26 हो गया हमारा क्या चीज़, परमाणुकता। इसका गिन लिया, अब उसका गिन के आप लोग कमेंट करिएगा सर इतना जरूर करिएगा, नहीं तो फिर अच्छा बात नहीं होगा। चलिए ये था हमारा परमाणुकता। अब क्या परमाणुकता के भी कुछ प्रकार हैं, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारा प्रकार होता है, सारे प्रकार को आज वर्णन कर ही देना है, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको बहुत जल्दी, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए अब आपके पास आ गया है परमाणुकता के प्रकार, कुछ टाइप्स के परमाणुकता को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक अब नाम से ही पता चल जाएगा, एकल परमाणुकता किसको कहेंगे, वैसे यौगिक जिसमें एक ही परमाणु से जो बन गया हो। बोलिए सर एक परमाणु से यौगिक कैसे बन सकता है, बात सही है आपका, उसी को हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये मॉलिक्यूल हमेशा अलग रहता है। पीरियोडिक टेबल ने भी इसको लात मार के बाहर निकाल दिया है सर, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जो वो लाइन देखते हैं ना आप लोग, उसको इनर्ट गैस लाइन बोला जाता है ना, वो अक्रिय गैस है, वो बाहर है, समाज से बाहर लोग है वो लोग बोलता है हमको शादी ब्याह बाल बच्चा कुछ नहीं करना है, मतलब इसको समाज से बाहर रखा गया है, उसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। 6 संख्या है ना उसका, आप लोग जानते होंगे, हीलियम है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। ये सब जो है ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को बाहर रखा गया है। क्यों, क्योंकि वो सिंगल रहना चाहता है। जैसे हीलियम है ना, तो आप कभी भी He2 नहीं देखते होंगे, है ना। कहीं नियोन लिखा हुआ है तो आप लोग Ne2 नहीं देखते होंगे, कहीं आर्गन लिखा हुआ है तो Ar2 नहीं मिल सकता आपको। रीजन क्या है, ये लोग अकेले खुश है। बोले सर अकेले खुश काहे है, तो इसके लिए आपको संयोजकता समझना पड़ेगा। जस्ट इसके बाद संयोजकता आने वाला है, ठीक है ना। वहाँ पे मैं बताऊंगा ये अकेले ही क्यों रहता है, क्यों शादी नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा गेम खेल लिया ये लोग। अभी देखिए कौन सा गेम खेला है सर, बहुत बच्चे तो गुस्से में वीडियो देखना शुरू करते हैं। यार गुस्से में मत देखो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सा अरे बस दांत निकाल रहे हो सर मजाक करते हैं। यहाँ देखो, चलिए द्वि परमाणुकता किसको कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे सर, तो वैसे यौगिक जिसमें 2 गो परमाणु हो, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए तो NaCl कै गो परमाणु है, देखिए सोडियम और क्लोरीन कै गो हुआ, 2 गो हुआ, द्वि परमाणुकता। इसी तरह से मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड CO कै गो परमाणुकता हुआ, 2 गो हुआ। उसी तरह से HCl कै गो हुआ, एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन, 2 गो हुआ। क्या सर अलग अलग होगा, अरे नहीं रे, जितना भी होता है ना O2 है ना, H2 N2 ये सब में तो 2 एगो है। तो वैसे यौगिक जिसमें 2 परमाणु हो उसको द्वि परमाणुकता यौगिक कहेंगे, उसका परमाणुकता 2 होगा। त्रिपरमाणुकता है ना, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे सर, नामे से पता चला ट्राई यानी 3 गो होगा। जैसे क्या सर, जैसे थोड़ा सा बताइए तेगो है, देखिए H2O, समझ रहे हैं ना, H2O में कितना होगा, 2 1 3 गो होगा। उसी तरह से मेरा हो गया CO2, 2 1 3 गो हो गया। परमाणुकता गिनना सिखाया भी थोड़ी देर पहले। इसी तरह सर क्या ऐसा नहीं है जो मतलब सिंगल में ही 3 वाला होता है, देखिए है ना, नाइट्रोजन ये N3 के फॉर्म में रहता है। ओजोन, ऑक्सीजन का 3 गो फॉर्म मिलके ओजोन बनाता है, ओजोन परत, समझ याद है ना, पृथ्वी के बाहर एक ऐसा परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। क्लास 10 में उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। O3 हो गया, ये ओजोन का फॉर्मूला, बहुत जगह पूछा जाता है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओजोन O3 ये 3 परमाणु के साथ रह सकता है, मतलब खुद से ही 3 गो एक के रंग का चीज मिलकर रिएक्शन कर लिया। जैसे यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन मिलकर रिश्तेदारी कर लिया ना, अभी सिखाते हैं रिश्तेदारी कैसे करते हैं, संयोजकता में सिखाएंगे वो चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 गो ऑक्सीजन रिश्तेदारी कर लिया, 2 गो नाइट्रोजन, बाकी अलग अलग भी है तो समझ ही रहे हैं। अगला है चतुष्परमाणुकता। अब नाम से चतुष यानी टेट्रा, 4 गो वाला। कौन सा होगा सर 4 वाला, आप लोग नाम जानते होंगे 4 गो वाला का, देखिए बहुत मुश्किल से मिलता है, हम एगो खोजें और कौन सा लिख दें जिसमें 4 गो हो। पहला तो P4 याद रखिएगा, फास्फोरस जो है ना अकेले 4 गो के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब 4 फास्फोरस आपसे में रिश्तेदारी कर लेता है, आपसे में शादी कर लेना है। P4 हो गया। और आपके लिए देखिए हो सकता है किसको लिखा जाए जिसमें 4 होता है, CaCO3 में क्या हो गया, CaCO बहुत ज़्यादा हो गया उसमें, तो H2SO4 में भी बहुत ज़्यादा हो गया, ढूंढने में मिलता है ना वो सब। हाँ ये देखिए आपका जो ये था NH3 तो 3 1 4 हो गया, SO3 3 1 4 हो गया। तो वैसे यौगिक जिसमें 4 परमाणु हो उसको चतुष्परमाणुकता यौगिक कहेंगे। चलिए या अणु कहेंगे, ये अणु भी तो है ना, ये खुद में तो एक अणु भी है। अगला बहुपरमाणुकता यानी पॉलीएटॉमिक, जिसमें बहुते सारा हो, है ना, जैसे CaCO3 कितना ढेरी हो गया, 1 2 3 4 5। इसी तरह से H2
SO4। इसी तरह से हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, हो जाएगा आपका C6H12O6। चीनी हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। हाँ, एक सिंगल वाला याद रखिएगा ना, सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट है जिनका नाम है सल्फर, गंधक, समझ रहे हैं ना। वो क्या करता है, खुद से 8 गो लोगों को रिश्तेदारी कराता है। नहीं, सल्फर जो देखते हैं ना, ये S8 के फॉर्म में रहता है। सबसे ज़्यादा बोले सबसे बहुपरमाणु तत्व कौन से हैं, तो वो सल्फर है, ये याद रखिएगा। बहुत लोग इसको बताते ही नहीं है, ये याद में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो हमारा परमाणुकता वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब चलते आयन के पास। कौन है सर ये आयन? आयन, अणु, परमाणु, आयन। चैप्टर का नाम तो समझ गया। पहले तो परमाणु के बारे में बताए, परमाणु, अणु, आयन। परमाणु के बाद अणु के बारे में बताया, अब आयन के बारे में पढ़िए, फिर क्या चैप्टर खत्म। थोड़ा सा बस एक और वीडियो आएगा, एक और, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखिए, आयन जो है, आयन क्या होता है जानते हैं? कोई सा भी एलिमेंट उसके माथा पे प्लस या माइनस लिखल देखते हैं ना, समझ जाइए आयन है। मतलब क्या सर, आप देखे होंगे, यहाँ समझिए आयन बनते क्यों हैं। आयन बनते हैं जब भी कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे। जैसे समझिए, ये हमारा सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका वैलेंसी जो हो जाता है, इसका वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 1। अभी वैलेंसी वाला वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसी में ऐड कर दूंगा, पहले से बना हुआ, ठीक है ना। अब देखिए 2 8 1 वैलेंसी तो हो गया। यहाँ पे हमारा लास्ट में देखिए, हर एलिमेंट चाहता है मेरे अंतिम सेल में मात्र 8 इलेक्ट्रॉन रहे। यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या चाहेगा, भाई रे कोई उठा ले इसे, रे बाबा कोई ले ले इसे, है ना। कैसे, ये अब चाह रहा है कि हम किसी को दे दें, बेवजह का है, मेरा अंतिम में 8 पुर जाएगा, या तो कोई 7 हमको दे दे। तो 7 लेना किसी के बस का बात फिलहाल तो 12th तक में तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे केमिस्ट्री इतना घटिया सब्जेक्ट होता है ना, पूछिए मत। जितना चीज़ अभी पढ़े हैं ना, बाद में सब गलत साबित कर दिया जाता है। ये पढ़ो फिर ये गलत था, ये पढ़ो फिर ये गलत था, फिर पढ़ाई क्यों गया, है ना। 90% चीज़ आपको गलत मिल जाएगा। पहले बोलेंगे कि देखिए 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, बाद में बोलेंगे हाँ ये कर सकते हैं, यानी ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। मतलब बहुत सारा चीज़ मिलेगा, वैसे छोड़ो उसको, हटाओ, अभी फिलहाल के लिए समझना है। तो सबको अपने मतलब कि पिछला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक आ गया। ये सोचेगा कोई 7 को दे दे, 7 को कोई दे नहीं सकता, औकादे नहीं है। लेकिन ये तो एक दे सकता है ना दूसरे को, ये एक जैसे हटा देगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 वाला बन जाएगा। कैसे हटा देगा, ऐसे हटा देगा, लो हट जाओ, क्या है घर का बच्चा है, कमा नहीं रहा, भागो घर से। नहीं, यहाँ पे देखो, जैसे क्लोरीन भाई साहब है, परमाणु संख्या बहुत अच्छे 17, कैसा होगा 2 8 2 10 10 7 17। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 7 गो। इसके भी दिल में इच्छा, अरे भगवान एक कोई दे दो यार, बस एक दे दो, मेरा 8 का 8 पूरा हो जाएगा। कौन देगा इसे, कौन देगा, ऐसे दे देगा कोई। हाँ, ये सोडियम चाह रहा, मैं एक देना चाह रहा हूँ, ये एक लेना चाह रहा है। तो जो देगा ना, तो सोडियम जो देता है एक हो, तो उसके माथा पे +4, देने वाला दाता राम, समझ रहे हैं। देने वाला महान होता है, अमीर होता है, पॉजिटिव होता है। और ये क्लोरीन बेचारा एक ले रहा है, तो इसके माथा पे माइनस कर देंगे। अब एक आदान प्रदान के कारण ना +- चार्ज बन गया। अब जब +- चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग जाएगा, स्थिर वैद्युत बल लग जाएगा, है ना। जानते होंगे माइनस+ चिपक जाता है, तो वह यहाँ पे यही होगा, ये माइनस+ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, Na+Cl- बन के हमारा नमक बना देगा। बहुत जगह आपको ऐसा स्ट्रक्चर सा बना के पता नहीं ऐसे करके बताया जाएगा, जो अभी आप समझ तो पाइएगा नहीं, मैं बता के इसको क्या करूँ। ये 12th का है, 12th में इसको सही समझिएगा, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे Na मैं बता दूँ, यहाँ पे Na बस बेवकूफ़ बनाना हुआ, ये तो आप जो समझ सकते हैं वो देखिए आप, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो आयन है मैंने बताया 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। यानी एक को हिंदी में कहेंगे धनावेश, या धनावेश क्यों बोल रहा हूँ मैं, धनायन कहना चाहिए था, सॉरी, रुक जाओ, मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। ये वो कहेंगे धनायन, यानी धन वाला आयन, पॉजिटिव आयन। एक को कहेंगे ऋणायन। तो वैसे तत्व, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं वो प्लस वाला होंगे। मतलब समझ, जितना भी धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इलेक्ट्रॉन को दान करने, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला लोग है। और ये जो माइनस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, लेने वाला, भिखारी है ये लोग। भिखारी है तो माथा पे ताज पहन लेगा, कलंक लेके चलेगा, माइनस वाला कलंक। बताया मैंने कैसे लेता है ये वाला। हाँ, इसके बाद ये हो गया, आयन खत्म हो गया।
आयन में बिना आयन का, अब बोलिए सर क्या है बार बार इसे कर रहे हैं, तो पसीना आ रहा है, क्या करें, गर्मी आ गया ना। देखिए अब कहिए सर ठंडी में भी आप टी शर्टें पहनते, गर्मी में टी शर्टें पहनते, पता नहीं चलता। अरे यहाँ ध्यान से सुनिए, आयन जो है ना, ये आयन होता है कि जब भी कोई यौगिक, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी यौगिक के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो इस दौरान ये धनायन या ऋणायन बन जाते हैं। यानी यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान या आदान प्रदान करता है ना तो वो आयन कहला जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, समझ गए ना। यदि इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो धनायन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता सर किसको कहेंगे, वैलेंसी किसको कहेंगे। अब देखिए संयोजकता के लिए मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो ही कंप्लीट बना के रखा है। अब उस वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, या तो आप YouTube पे जाइए सर्च कर लीजिए वैलेंसी बाय गौतम सर, या तो आप यहीं पे देख लीजिए। तो मैं इससे अच्छा रहेगा आप यहीं पे लिख लो, कहाँ जाओगे देखने के लिए, ठीक है। इस वीडियो के एंड में हम लोग मिलते हैं जस्ट उसको सीख के, ठीक है ना। तो ये आज वैलेंसी सीखने से पहले हम लोगों को 3-4 काम सीखना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना पड़ेगा, कैसे कैसे बना हुआ रहता है। हाँ ये मैं साधारण वाला बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो ब्लॉक के आधार पर बता दूंगा। चलिए तो आज की वीडियो में वैलेंसी सीखने वाले हैं। वैलेंसी कहते हैं किसको जानते हैं, वैलेंसी कहते हैं रिश्तेदारी करने की क्षमता। बोलिए रिश्तेदारी सर, हाँ एटम लोग भी रिश्तेदारी करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि H2O लिखा हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिश्तेदारी जो क्या है, ये किस रिश्ते से जुड़े हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसी रिश्ते को संयोजकता कहते हैं। चलिए तो आज संयोजकता हम लोग सीखते हैं, कहेंगे किसको कैसे निकालेंगे। बहुत ही मजेदार सा वीडियो और एकदम आसानी से आप लोग समझने वाले हैं। कुछ का नहीं निकले जिसको आपको दूसरे तरीके से निकालना होता है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए तो ये देखिए, आपको पता होगा कि बेचारा सबसे पहले थॉमसन बाबा, डाल्टन साहब, थॉमसन बाबा, फिर रदरफोर्ड, नील बोर, इन सब ने मिलकर फाइनली हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया एटम का कि देखिए भैया जी, किसी भी परमाणु के नाभिक में ना, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम का बंदा बैठा हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें अनगिनत इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। अनगिनत मतलब जिस परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। परमाणु नॉर्मली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अंदर में न्यूट्रॉन यानी पॉजिटिव कण, बाहर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अंदर में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव कण, बाहर में इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं निगेटिव कण। निगेटिव पॉजिटिव बेचारा मिलके, यानी धन आवेशित ऋण आवेशित मिलके बेचारा न्यूट्रल रहता है। ये समझने का चीज है, ठीक है ना। अब कि हम लोग कैसे निकालेंगे संयोजकता, सबसे पहले देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये हुआ आपका पहला वाला लाइन, यानी ये ऊर्जा स्तर हो गया, कक्षा भी कहते हैं इसको। ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, समझ रहे हैं ना ये, और ये लास्ट वाला चौथा हो गया। पहले वाले को हम लोग नाम देते हैं के सेल, क्या कहते हैं के, है ना, के सेल। दूसरे वाले को अल्फाबेट के अनुसार, है ना, के के बाद एल, फिर एम, फिर एन से, ठीक है ना। पहले वाले को कक्षा को के कक्षा, फिर एल, फिर एन, फिर एम, ठीक है। पहले एन तब एम, है ना, पहले एम तब एन। ये था आपका किस सेल में, मतलब सेल के कैसा होगा, के एल एम एन, 4 सेल हुआ। इसमें किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा पहले से ही डिसाइड किया हुआ। कैसे, तो एक फॉर्मूला के आधार पे, जो फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इससे हम सीखेंगे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब बोलिए सर जादुई तरीका, अरे बिल्कुल जादुई तरीका है। देखिए तो आप के है ना, के, तो के में ना सबसे पहला के सेल है ना, तो के में n बराबर 1 होगा, फिर एल है तो n में n बराबर 2 होगा, m में n बराबर 3 होगा, n में n बराबर 4 होगा, ठीक है ना। के का n कितना होता है, के में n बराबर 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एन का स्क्वायर, एन की जगह पे यहाँ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 एकम 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं के के बाद क्या एल है, तो एल का देखते हैं, एल इज इक्वल टू हो जाएगा, एन में हमारा कितना है, एल का एन 2 है तो 2 को दे दिए। चलिए 2 गुना एन का स्क्वायर, एन की जगह पे क्या था भैया 2 था, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमारा हो गया। ये समझते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गुना है, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से हम निकालते हैं एम का, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम में एन 3 को होता है, तीसरे नंबर पे आता है तो हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। और लास्ट बच गया हमारा चौथा, यानी एन, एन में हो जाएगा हमारा नंबर बराबर हो जाएगा 4 और इलेक्ट्रॉन का संख्या निकलेगा 2 इंटू एन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 दूनी 32। ये इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी 2 8 18 32। ये किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अभी देखिए तुरंत आप लोग सीख जाइए, बस यही था समझने वाला चीज, ठीक है। अब आपको परमाणु संख्या पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इन सब चीज के बाद आपको कुछ सीखना ही नहीं है, बस इसी चीज से वैलेंसी निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं दिखाता हूं। तो चलिए मैंने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, चार्ट को चार्ट के खा जाना है। देखिए हमारा है 10 एलिमेंट हम लोगों ने लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी में आप संयोजकता के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सीख के जाने वाले हो आज। देखिए ये रहा हमारा कुछ एलिमेंट, ठीक है ना, बेसिक, फिर इसके बाद फिर बड़े वाले को भी देखेंगे।
हम लोग क्या जानते हैं, के सेल में देखिए, इसमें एक और यहाँ पे लकीर दे देते हैं के सेल के लिए। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अच्छा, के सेल में मैक्सिमम, ये जो है ना नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कि इस सेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकता है। यानी के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, इसमें मैक्सिमम 8, 18 और 32, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं सकता इस सेल में। चलिए देखते हैं। तो अगला है हमारा लिथियम। लिथियम में देखिए, केस लिथियम का 3 है इलेक्ट्रॉन, 2 तो इसमें बैठ जाएगा क्योंकि 2 से ज्यादा इसमें आ नहीं सकता है, एक तीसरा जाएगा अगले सेल में। इसी तरह से बेरियम है तो इसका देखिए 2 तो यहाँ रह जाएगा, 2 बाहर, 2 2 4। यहाँ पे देखिए कितना है हमारा है 5, तो हो जाएगा 2 और 3 5। उसी तरह से 2 और 4 6, 2 और 5 5 2 7, 2 और 6 8, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 2 8, 8 2 10 हो जाएगा। ये नियॉन तक का लिख लिया। अब बोलिए सर वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अब चलिए वो सब खाली रह गया, अभी और ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा आएगा, वो वहां पे मैं लेने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए नियॉन तक आ गया। अब देखिए इसमें 2 चीज आपको सीखना है। 2 चीज है, एक तो ड्यूप्लेट रूल, एक है ऑक्टेट रूल। क्या है ड्यूप्लेट, क्या है ऑक्टेट? यदि किसी तत्व का पहला कक्षा ही उसका अंतिम कक्षा है, जैसे देखिए इसका पहला कक्षा है इसका अंतिम कक्षा, इसका पहला कक्षा इसका अंतिम कक्षा है, और इधर वाले का देखिए ये अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा मतलब लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिखा है। यदि किसी तत्व का पहला कक्षा ही अंतिम कक्षा है, ध्यान सुनिए, यदि किसी तत्व का पहला कक्षा ही अंतिम कक्षा है तो वो ना अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है, ठीक है ना। जैसे देखिए बेचारा हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये खुश है। हीलियम अब कभी किसी से रिश्तेदारी नहीं करेगा, इसीलिए हीलियम को आप लोगों ने देखा होगा नोबेल गैस में रखा जाता है, क्योंकि अब किसी से रिश्ता ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 पूरा हो गया है। उसी तरह से यदि किसी तत्व का पहला कक्षा अंतिम कक्षा नहीं हो तो वो अपने अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है। इसीलिए नियॉन जो देखिए, नियॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया है ना, ये अब किसी से रिश्तेदारी नहीं करना चाहेगा, ठीक है, किसी से नहीं। तो आप देखिए नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, इन सबको किसमें रखा गया, अक्रिय गैस में, इसी रीजन से। तो देखिए अब वैलेंसी किसको कहेंगे? वैलेंसी कहते हैं किसी भी तत्व का संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, किसी से रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन बाबा है, हाइड्रोजन बाबा के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके मन में हमेशा से एक इच्छा चले आता है कि हमारे ना अंदर में एक नहीं, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की डिमांड है ना। तो देखिए वैलेंसी कैसे हो जाएगा, वैलेंसी हमारा 1 और चाहिए, 1 हो जाएगा। अच्छा, उससे अच्छा वैलेंसी का मैं ट्रिक बताता हूँ। यदि किसी भी कक्षा के बाह्यतम कक्षा में यदि 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा। लेकिन यदि रहे 4 से ज्यादा, यदि 4 से ज्यादा रहे तो 8 में से उस x को घटा देना, जो भी होगा वो तुम्हारा निकल जाएगा वैलेंसी। समझ गए? अब देखिए कैसे यहाँ पे समझेंगे। इसमें देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 2 था, 2 तो पूरा हो गया, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0, क्योंकि इसको 2 चाहिए था। पहला कक्षा जिसका अंतिम कक्षा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हो गया इसका पूरा। अब देखिए तीसरा, इसके अंतिम कक्षा में यदि पहला कक्षा अंतिम होता तो ये बेचारा खुश होता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया अगले कक्षा में। अगले को कितना चाहिए भाई? 8 चाहिए। है कितना? 1 ही है। ओ रे, अब तो ये रिएक्शन करने के लिए सोचने लगेगा। कैसे सोचेगा? तो यहाँ पे देखिए ये जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही हो जाएगा वैलेंसी। कब तक? जब तक कितना हो, जब तक हमारा 1 2 3 4 हो। इसके अंतिम में 1 है तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, इसके अंतिम में 2 है, इसका वैलेंसी 2, इसके अंतिम में 3 है, वैलेंसी 3, इसके अंतिम में 4 है तो वैलेंसी 4 होगा। लेकिन नाइट्रोजन पे जैसे ही पहुंचते हैं ये 4 से ज्यादा हो रहा है। 4 से ज्यादा होगा तो आप लोग 8 में से घटा देना उसको, हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 5 था तो 8 में से 5 घटाया, वैलेंसी 3 आ गया। उसी तरह ऑक्सीजन का है, 8 में से 6 को घटा दो, वैलेंसी 2 आ जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का है, 8 में से कितना घटा देना है, 7 को घटा देना है, हमारा वैलेंसी 1 आ जाएगा। अब नियॉन आ गया तो लो भैया 8 में से 8 को घटा दो, हमारा 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जो था 2 में से 2 को घटा दो, 0 आ गया। तो देखिए ये था आपका वैलेंसी, यानी हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, 1, हीलियम का 0, लिथियम का 1, बेरियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 और नियॉन 0। तो ये था वैलेंसी निकालने का जुगाड़, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और वैलेंसी, जैसे इससे बड़ा वाला, जैसे सोडियम का बात करते हैं। सोडियम यहीं पे मैं ले लेता हूँ, 11 नंबर पे है सोडियम, Na माने नाइट्रियम, नाइट्रियम को हम लोग हिंदी में कहते हैं सोडियम, ये लैटिन वर्ड है। चलिए पहला सेल में कितना चाहिए भैया, 2 दे दीजिए खुशी खुशी से। दूसरे सेल में इसके पास अब देखिए होना था 11, 2 तो हो गया, बचा कितना, 9 बचा, 9 2 11 होता है ना। पहला में 2 था, 2 दे दिए। अगले में 8 ही चाहिए, अब इसके पास तो 9 बच रहा है, तो 8 इसको दे दो, 1 को बाहर भेज दो, तो 8 2 10, 10 1 11 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा 12 नंबर पे बेचारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को लेते हैं 2 8 2 10, 10 2 12 हो जाएगा। तो फिर से वैलेंसी क्या हो गया, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी, अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। समझ में आया? अब चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। तो
तो चलिए हल्का हल्का तो हो गया हमारा। देखिए सोडियम के बाद 13 नंबर पे है एल्युमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। फिर 14 नंबर पे सिलिकॉन, 15 नंबर पे फास्फोरस, 16 नंबर पे सल्फर, 17 नंबर पे क्लोरीन, उसी तरह 18 पे आर्गन और 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम Ca। चलिए ये तो आ गया। अब इसका करते हैं। देखिए इसका 13 पुराना है तो पहला सेल में होगा 2, फिर होगा 2, 8 2 10, 10 3 13। इसी तरह से 2 8 2 10, 10 4 14, फिर 2 8 2 10, 10 5 15, फिर 2, है ना, 16 पुराना 2, पहला में 2 रह जाएगा, दूसरे में 8 रहेगा, 8 2 10, बचा कितना 6 यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन का 2 8 और 7, 8 2 10 7 17। अच्छा आर्गन का 2 8 और 8 हो गया। अब आया कैल्शियम की बारी। अब क्या है कैल्शियम की बारी। कैल्शियम की बारी में क्या है, अब आया पोटेशियम की बारी। पोटेशियम की बारी में दिक्कत क्या है, पोटेशियम की बारी में दिक्कत है कि यहाँ पे 2 दे दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 8 दे दी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये था हमारा Kl M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, लेकिन कंडीशन है कि यदि वही कक्षा अंतिम कक्षा हो तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बोले सर ये फिर क्या कांड हो गया। हाँ यही कांड है कि यदि वही कक्षा अंतिम कक्षा हो तो फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब बताइए यदि मैं यहाँ पे पोटेशियम का 2 8 2 10 तो कर दिया है, यदि यहाँ पे 9 और दे दूं तो कोई बात नहीं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन ये कंडीशन था यदि वही कक्षा अंतिम है तो 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 8 और जो बच गया उसको बाहर वाले में भेज दूँ, कोई दिक्कत। फिर इसको करते हैं कैल्शियम का 2 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20। इस तरह कैसा निकाला जाता है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप तो कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ में सीख गए। चलिए बधाई हो इस चीज़ के लिए आपको। अब निकालना है वैलेंसी। चलिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम देखिए क्या बोले थे, यदि 3 वगैरह आ रहा है तो वही वैलेंसी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 3, तो 3 ही रह जाएगा। 4 है तो 4 ही हो जाएगा। 4 से ज़्यादा आ रहा है तो 8 में घटाइए, 8 - 5 बराबर में कितना हो जाएगा 3, फिर 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर 8 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 1, फिर 8 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी फिर से ये जो आर्गन है ये आर्गन किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको रिश्तेदारी करना ही नहीं है, उसके पास कितना है वैलेंसी 0 है। जिसके पास वैलेंसी 0 वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए अब ये देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये समझ गए। आपको बोलेगा चलो भैया जिंक का निकालो, जिंक जस्ता का निकालो कितना होगा वैलेंसी। चलिए निकालते हैं। जिंक यानी जस्ता 30 नंबर आता है ना, 30 नंबर पे आता है जस्ता। तो करते हैं 2 8 2 10 है ना, देखिए इसका 30 होता है ना 30। अब देखिए 18 यहाँ पे दे दें तो कोई दिक्कत है क्या, देखिए तो 18 8 कितना हुआ 26, 26 2 28। इसके मतलब अभी भी 2 रह सकता है, 28 2 30। इसीलिए जिंक का संयोजकता क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तो संयोजकता कहते हैं। सीखा आप लोगों ने, मजा आया। इसमें एक ट्रिक भी है, जानते हैं क्या, ये इस सीरीज में चलता है, ऐसे चलता है। एक पहले तो हाइड्रोजन का एक था, फिर देखिए 0 1 2 3 2 है ना, 3 के बाद 4 3 2 1 0, फिर से चलेगा 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, ऐसे करके ये सीरीज चलता है। देखिए 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 बढ़ते चला जाएगा यार, समझ गए ना। तो ये था संयोजकता निकालने का सबसे स्पेशल तरीका, ठीक है ना। अब इसमें आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर के बाद एल सेल में हमारा कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फिर एन सेल में तो वो करके देख लीजिएगा 2n का स्क्वायर 2 × 4 का स्क्वायर। चौथे नंबर पे आता है 4 चौके 16 दूनी 32, यानी एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी 2 8 18 और 32। हाँ लेकिन ये 18 तभी रहेगा, जैसा कि अभी हमने देखा 18 कब है, ये 18 तभी रहेगा जब वही कक्षा अंतिम कक्षा हो, तब 8 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वही कक्षा अंतिम है क्या, वही कक्षा तो अंतिम है नहीं। यदि इसके बाद है तो इसके बाद दे सकते हैं, इसमें तब 18 दे सकते। चलो तो आज देखो हम लोगों ने 20 तक तो कंप्लीट कर लिया। अब आ रहा है 21 नंबर पे स्केडियम, यानी 21 नंबर पे स्केडियम है, टाइटेनियम है, फिर क्रोमियम निकेल जिंक। बोलिए सर बीच बीच में आपने गैप क्यों करके रखा है, तो बीच में गैप होने का रीजन है बहुसंयोजकता, मतलब कि मल्टीवैलेंसी। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके पास एक से ज़्यादा संयोजकता होता है। क्यों, तो वो आप लोग जो आगे चल के जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक से ज़्यादा वैलेंसी कब होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। तो जिसमें मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि वेनेडियम जो 23 नंबर आता है उसका वैलेंसी 5 और 4 दोनों होता है। मैग्नीज का तो हद हो जाता है 7 वैलेंसी होता है कभी कभी, तो ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन आता है। ओ सॉरी मैग्नीशियम लिख दिया, यहाँ पे मैग्नीज होगा, ठीक मैग्नीज, ठीक है। 25 नंबर पे हमारा मैग्नीज है जिसका वैलेंसी क्या होगा 7 4 2 तीनों होगा। लोहा यानी 26 नंबर पे फेरस है, तो फेरस फेरम दोनों होता है, इसका संयोजकता 2 और 3 होगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का संयोजकता 3 और 2 दोनों होता है। 29 नंबर पे हमारा आता है कॉपर, कॉपर का संयोजकता 1 और 2 दोनों होता है। वो तो आप याद कर लो, हालांकि दूसरा एक और तरीका बताएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे वो क्यों आता है ज़्यादा, मतलब मल्टीपल क्यों हो रहा है वो वैलेंसी। हाँ लेकिन इसके बाद जो बच के चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे स्केडियम 21 नंबर पे है तो लिखिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2
8 10 हो गया ना, 2 8 2 10, 10 8 18 19 20 21 3, तो इसके लास्ट में आ जाएगा 3। तो वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंसी होता है। कब तक, जब तक वो 5 से कम है ना, 5 से ज्यादा होगा तो 8 में घटा के लिखे। टाइटेनियम लिखिए 2 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, पुर गया ना, हमारा वैलेंसी टाइटेनियम का कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरह से क्रोमियम का बात करते हैं, क्रोमियम का 2 8 2 10, 10 8 18, पुराना है 24, 18 6 कितना हो जाता है 24, 8 6 14 होता है ना 24। तो देखिए V बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 से ज्यादा हो गया, फिर से 8 में घटाओ, 8 - 6 बराबर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। उसी तरह से निकल का 28 होता है, तो 2 8 2 10 है ना, 10 8 18, 18 8 26, 26 2 28, तो इसका V कितना आ गया, इसका भी V 2 हो गया, वैलेंसी 2 हो गया। जिंक का तो हम लोगों ने देखा था 2 के बाद देंगे 8, 8 के बाद दे देंगे 18 है ना, यहाँ पे 2 8 18 दे देंगे। बोले सर यहाँ पे 18 आपने क्यों नहीं दिया, यहाँ पे भी तो हो सकता है 8 8 16 17 18। तो हम क्या बोले थे, 18 हम तभी तक दे सकते हैं जब इसके बाद भी बचे, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए बाह्यतम कक्षा यदि हम 18 कंप्लीट कर देंगे तो 18 के बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। चलिए इसीलिए मैंने इसको इस टर्म में लिखा था। इसका देखिए जिंक का 18 8 26 27 28 बच कितना गया 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। इस तरीका से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखने के लिए सीख दिया है ना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ अक्रिय गैस होता है ना, इसका वैलेंसी होता ही नहीं है, 0 वैलेंसी होता है। जैसे हमारा हीलियम वैलेंसी कितना हो जाता था 0, क्योंकि ऐसे लिखते थे 2 के बाद कुछ आया ही नहीं है तो 2 - 2 कर देते थे, वैलेंसी 0 आ जाता था। निकेल का क्या लिखेंगे 2 8 2 10, सॉरी नियॉन 2 8 8 2 10 हो गया ना, 10 नंबर पे नियॉन आता है, लास्ट में 8 हो गया तो 8 - 8 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह से आर्गन का लिखेंगे 2 8 2 10, 10 8 18, 18 हो गया तो 8 - बाह्यतम कक्षा यानी 0 हो गया फिर से। उसी तरह से क्रोमियम का लिखेंगे, हाँ इसका एक मैं तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। इसे पहले क्रोमियम का देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 8 18, देखिए कितना हुआ 18 8 26 27 28, 28 के बाद बचता कितना देखिए 29 30 31 32 33 34 35 36, 8 बच रहा है तो 8 लास्ट में 8 आ गया ना, तो 8 - 8 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। मतलब इसी तरह से इन लोगों का भी देखोगे तो V हमारा कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, V बराबर 0 ही आएगा। यानी ये जो नोबेल गैस है इसका वैलेंसी हमेशा 0 होता है, इसीलिए किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये सिंगल स्टेट में रहता है, बिना शादी के कुमारे मरता है। चलिए ये था हमारा अक्रिय गैस। हाँ लेकिन अक्रिय गैस एक फायदा जरूर होता है, क्या फायदा जानते हो, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो आप लंबा चौड़ा लिख के रखा है इसे बहुत छोटा में लिखा जा सकता है। पुलिस सर कैसे बता दो, अरे ऐसे नहीं बता रहा, वीडियो लाइक कर दो तब बता रहा हूँ। चलिए देखिए जिंक हमारा 30 नंबर पे है ना, तो आप देखिए जब भी आपको कोई मतलब वैलेंसी निकालना हो सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिए, इस पांचों को कट से निकलेगा बता रहा हूँ, इस पांचों को याद कर लीजिए। कैसे, सॉरी 6 है, अक्रिय गैस की संख्या 6 है। तो देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, तो कैसे हो जाएगा हीना नीना और करीना, समझ रहे हो ना, हीना नीना और करीना के मन से जोड़ना के एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ऐसे करके याद रखना। ये कैसे याद रहेगा सर, परमाणु संख्या कितना होता है, एक आपको ट्रिक देता हूँ, हमेशा पीरियोडिक टेबल में हमेशा लागू होता है ऊपर से नीचे आने पे। ट्रिक क्या है 2 8 8 18 18 और 32, इस ट्रिक पे आप लोग हमेशा अप्लाई करते रह जाना, ये ट्रिक हमेशा काम आएगा, ये मेरा मंत्र है, ठीक है ना। 2 8 8 18 18 32, बोले सर कैसे, देखिए 2 तो हो गया है ना, 2 वाला काम हो गया, इसमें 8 जोड़िए, 8 2 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 कितना बार जुड़ेगा 2 बार ना, फिर से एक बार 8 जोड़िए 10 8 18, अच्छा इस बार क्या जोड़ना था 18 जोड़ना था, 18 जोड़िए 18 8 36 हो जाएगा है ना, 18 16 26 26 10 36, फिर कितना जोड़ना भैया 18 जोड़ना है, फिर से 18 जोड़ो 36 18 54 हो जाएगा, फिर से कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दे, देखिए 32 जोड़ने में कितना आ रहा है 54 में, देखिए 4 2 6 5 3 8 86, यह मंत्र हमेशा काम आएगा। तो ये मंत्र भी फ्री में आपने सीख लिया। हाँ वैलेंसी के साथ साथ ये सब सीख लिया तो क्या कौन सा बड़ी बात है इसकी। तो इस तरह से आप लोगों ने संयोजकता निकालना सीख लिया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लिया। उसी तरह से चैनल तो सब्सक्राइब करोगे, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दोगे। हाँ दोस्तों में जरूर शेयर करना। ये धमाल सा मजेदार तरीका कैसा लगा, मजा आया क्या आपको, कोई सा भी अभी के बाद मिले ना वैलेंसी लिखने के लिए तो पट से लिखो, सर जी आप लिख के दिखाइए, पोटेशियम का 19 नंबर पे आता है, लिखिए ले 2 8 8 2 10 10 7 सॉरी 10 8 18 18 18 के बाद क्या आ रहा है 19 नंबर पे हमारा पोटेशियम आ रहा है। पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोई सा भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, एकदम मजे से मत बनाना, लेकिन इन सबसे बच के रहना। अभी इसका मैं दूसरे वीडियो में इसका बताऊंगा इसका क्या इलाज है, ठीक है ना। हाँ तो ये था आपका संयोजकता लिखने का तरीका, समझने का तरीका। बिना संयोजकता लिखे आप रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाओगे। रासायनिक सूत्र वो वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए केमिकल हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला बाय गौतम सर, मैं कहीं ना कहीं दिखूंगा, या हिंदी में भी सर्च कर लो रासायनिक सूत्र कैसे लिखे हैं बाय गौतम सर। चलो तो कैसा लगा वैलेंसी, समझ में आया ना हर चीज के बारे में। अब कुछ का अलग अलग होता है वो फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ तो 11th 12th के लिए भी रहने दो यार, ठीक है ना। पढ़ेंगे कि सर बदल कैसे क्यों जाता है ना, क्यों परिवर्तनशील वैलेंसी होता है, कुछ के बारे में वैसे चर्चा भी करेंगे। आज के लिए तब इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट में समझिए बस बचा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बनाना है और नापना है, थोड़ा सा अणु परमाणु कितना किलो का होता है नापेंगे एक बार, ठीक है ना। तो बस ये चैप्टर खत्म, एक और वीडियो आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पहले मैं नहीं जा रहा है इससे, ठीक है ना। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय एंड टेक केयर।